मित्रों, नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज कथा कहानियों की श्रृंखला में स्वरचित यानी अपनी ही एक कहानी जो मेरे संकलन चाक पर कुम्हार में संकलित है, काश एक बेटा और होता, आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आज जो बुजुर्गों की स्थिति अपने समाज में, हर बाप परेशान है। जवानी में तो चाहता है कि उसके बच्चे बड़े हो जाएं, मगर बड़े होने के बाद बच्चे जब ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तब बाप को अफ़सोस होता है कि काश एक बेटा थोड़ा छोटा भी रह जाता। ऐसा ही दर्द है अपने चंद्रा साहब के साथ। कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई देश में हैं, कई विदेश में हैं। कोई इनकम टैक्स अफ़सर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मगर उनके पास आज कोई नहीं है। चंद्रा साहब शाम अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ अपने बेटों की तारीफ, बेटियों की तारीफ, उनकी उन्नति की कहानियां तो कहते हैं, मगर घर आकर पति पत्नी जिस जीवन को जीते हैं वो बड़ा दल्स भरा है। चलिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं बताकर सीधे चंद्रा साहब से आपको जोड़ता हूँ। काश एक बेटा और होता। चंद्रा साहब को इच्छा है कि एक बच्चा होता जो मेरे साथ होता। सारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, एक कम बड़ा बेटा होने की इच्छा मगर उस उम्र में है जब कुछ संभव नहीं है। हमारी बेटी, कहानी शुरू करता हूं, काश एक बेटा और होता। हमारी बेटी सीलू को चंद्रा साहब बहुत मानते थे। हमारी बेटी सीलू को चंद्रा साहब बहुत मानते थे। बेटी जब तक घर पर रही, चंद्रा साहब 2-4 दिन पर शाम या सुबह, नीलू बेटी कहाँ है, नीलू बेटी कहाँ है, दादाजी मिलने आए हैं, मूंछों वाले दादाजी से नहीं मिलना है क्या, मूंछों वाले दादाजी से नहीं मिलना है क्या। कभी पहली ही आवाज पर तो कभी दूसरी तीसरी आवाज पर घर के किसी कोने में बैठी या सोई हुई सीलू किलकते हुए दौड़ पड़ती। हाँ दादाजी आई कहती सीलू चंद्रा साहब की गोद में जा बैठती। दोनों में बड़ा लगाव था। चंद्रा साहब सीलू को प्यार से पूंछ वाली पोती, चंद्रा साहब सीलू को प्यार से पूंछ वाली पोती कहा करते थे। हुआ यह था कि सीलू एक बार ऐसा पाजामा पहने हुई थी जिसमें कंधे पर बांधने के बेल्ट लगे हुए थे, जिसको गेलिस कहते हैं, जो कंधे से खुल जाने की वजह से कमर से झूलकर पूंछ की तरह लग रहे थे। सो चंद्रा साहब ने प्यार बस पूंछ वाली पोती, वो जो चूंकि पूंछ की तरह गेलिस झूल रहे थे तो पूंछ वाली पोती नामकरण कर दिया। जवाब में सीलू ने भी गोद में बैठे ही बैठे उनकी घनी चौड़ी मूछों को अपनी दोनों मुट्ठी से में बंद करते हुए मूछ वाले दादाजी नाम रख दिया। सीलू हो गई पूछ वाली पोती और चंद्रा साहब हो गए मूछ वाले दादाजी। पूछ वाली पोती सीलू, नहीं नहीं, मूछ वाले दादाजी चंद्रा साहब। धत तेरे की, यह लड़की तो कभी सकने ही नहीं देती है दादाजी को, हर बार परास्त करके ही भेजती है घर से। चंद्रा साहब कोई हमारे पड़ोसी नहीं हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल के पड़ोसी हैं, जो हमारे घर से कोई 5 किलोमीटर दूर है। वहां से वे कभी स्कूटर से तो कभी कार ड्राइव करके पूंछ वाली पोती से फुर्सत के समय में मिलने बतियाने आते रहते हैं। हमारी बेटी सीलू से निकटता का कारण स्कूल के ही निकट स्थित सड़क के किनारे बना उनका सुंदर सा घर है। घर का नाम उन्होंने स्नेह सदन रखा है। घर का नाम उन्होंने स्नेह सदन रखा था। कभी कभार 10-5 मिनट की देर सवेर होने पर नीलू वैन के इंतजार में उनके गेट के पास खड़ी रहती थी। पहले तो चंद्रा साहब की पत्नी का गेट पर खड़ी वैन का इंतजार करने वाली इस नन्ही सी परी से दोस्ती हुई। बाद में यह रिश्ता उनके पति चंद्रा साहब से जा जुड़ा और धीरे धीरे यह संबंध हम दोनों परिवार के बीच जुड़ गया। दिने चंद्रा साहब की पत्नी और फिर गाड़ी वैन का इंतजार करते करते पत्नी से पति तक रिश्ता जुड़ा और ये पारिवारिक रिश्ता हो गया। हाँ, 2 प्राणियों का परिवार सिर्फ कहने का है। चंद्रा साहब को 4 शादीशुदा बेटे तथा 2 बेटियों का भरा पूरा परिवार है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके यहाँ आने वाले घर पर कोई आता जाता नहीं है, उनके यहाँ वाले घर पर कोई आता जाता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी चंद्रा साहब ही यहाँ रहते थे। कभी कहीं गए तो किसी बेटा या बेटी के पास, तो इस घर में ताला बंद करके। परिवार के किसी सदस्य के यहाँ नहीं आने जाने की वजह से लोगों को लगता था कि चंद्रा साहब का
बहुत ही छोटा परिवार है। 4 बेटा पुतोह और 2 बेटी दामाद, यानी 6 संतानों से 12 परिवार का भरा पूरा परिवार। मगर कोई यहाँ वाले घर में आता नहीं, इसलिए घर सूना लगता था। लोग समझते थे कि चंद्रा साहब 2 प्राणी रहते हैं। एक बार की बात है, स्कूल वैन वाला कहीं गया हुआ था। बेटी को स्कूल से लाने में मुझे ही जाना था। बेटी को स्कूल से लाने मुझे ही जाना था। मैं 18-10 काम का आदमी किसी काम में ऐसा उलझा कि बेटी को स्कूल से लाने की बात ही भूल गया। करीब आधे घंटे विलंब से वहां पहुंचा। गेट के पास बेटी को न पाकर काफी बेचैन हुआ। आसपास काफी बेचैनी से ताक झांक ही रहा था कि चंद्रा साहब के खुले हुए गेट के भीतर नजर गई तो चैन में चैन आया। देखा दोनों प्राणी के पास वाली कुर्सी पर बैठी सीलू बिस्किट चाय में बोर बोर कर खा रही है। इस क्रिया में सहयोग स्वरूप चंद्रा साहब का भी हाथ लगा हुआ है। बेटी उन लोगों के साथ प्रसन्नतापूर्वक चाय बिस्किट खा रही है। उसी रोज पहली दफा परिचय हुआ था हमारा चंद्रा साहब से। परिचय से पता चला कि वे हमारे पिताजी के वर्ग मित्र रह चुके हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बड़े पद पर रहकर रिटायर हो चुके हैं। यह जमीन उन्होंने सेवा काल में ही खरीदी थी, पर मकान रिटायरमेंट के बाद बनवाया था। यहाँ सिर्फ पति पत्नी रहा करते हैं। एक बेटा लखनऊ में रेलवे का बड़ा इंजीनियर है। दूसरा सपरिवार अमेरिका शिफ्ट कर गया है। तीसरा दिल्ली सचिवालय में बड़े पद पर है तथा चौथे सुपुत्र बेंगलोर में हैं। दोनों प्राणी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 4 बच्चों का सेटल परिवार। दोनों बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। दोनों का विवाह चंद्रा साहब ने काफी हौसले के साथ किया है। एक दामाद अमेरिका में डॉक्टर है, दूसरे दिल्ली एम्स में नामी चिकित्सक हैं। बेटी, दामाद, बेटा, बहू सब के सब वेल सेटल्ड हैं। कोई किसी से कमजोर नहीं है। नाती पोता नातिन सब के सब अपने अपने हिसाब से उत्तम कैरियर के निर्माण में लगे हुए हैं। अपने अपने परिवार और कैरियर के सर्वोत्तम निर्माण में पूरा परिवार व्यस्त है। अगर खाली हैं तो सिर्फ चंद्रा साहब, सो भी इसलिए कि रिटायर्ड हैं और अब काम करने का मन नहीं है, आराम चाहते हैं। सब लोग काम में व्यस्त हैं, कैरियर बनाने में व्यस्त हैं। बस बेकार हैं तो चंद्रा साहब, इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद अब उनको फिर कोई काम करने की इच्छा नहीं है। अब काम करने का मन नहीं है, आराम चाहते हैं। जब तक पत्नी थी तब तक तो चंद्रा साहब भी खाली नहीं थे। चंद्रा साहब भी खाली नहीं थे। भरा भरा होने का एहसास उनकी ताव देती मूंछों पर हर पल तैरता रहता था। कभी किसी बेटे या बेटी के घर जाते भी तो हंसते खिलखिलाते लौटते थे। बेटा पुतोह के पास या बेटी दामाद के पास जाते तो हंसते खिलखिलाते लौटते थे। बीच बीच में पत्नी के साथ कभी किसी तीर्थ यात्रा पर तो कभी यूं ही सैर सपाटे के ख्याल से आते जाते रहते थे। पत्नी भी थी तो बूढ़ी, पर चंद्रा साहब की एक एक जरूरत का ख्याल रख उन्हें हमेशा खुश रखने के प्रयास में जुटी रहती थी। पत्नी का भरपूर सहयोग मिलता था रिटायरमेंट के बाद भी। उन्हें पता था चंद्रा साहब काफ़ी स्वाभिमानी किस्म के इंसान हैं। कभी किसी संतान या रिश्तेदार पर आश्रित रहना उन्हें पसंद नहीं है। सो बेचारी आंटी जी अधिक से अधिक अपने घर पर ही रहकर उनकी खुशहाली में हाथ बटाते रहा करती थी। रुपए पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस, अच्छी खासी पेंशन थी चंद्रा साहब के पास। 2-3 दाई नौकर घर पर लगे ही रहते थे। बात रही समय कटने की, सो आंटी जी के साथ हंस बतियाकर आसानी से कट जाया करता था। पर ईश्वर को चंद्रा साहब की यह खुशहाली ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई और आंटी जी एक दिन अचानक के हार्ट अटैक में चल बसी। ये देखिए उनके दुखड़े का शुरुआत। आंटी की लाश 2 दिनों तक बर्फ के सहारे पड़ी रही, जब तक दूर दूर से सभी संतानें आ नहीं गई। पास पड़ोस और रिश्तेदार तो आसपास थे, तुरंत आ गए। मुझे याद है चंद्रा साहब और समस्त मित्र रिश्तेदारों की सलाह और आग्रह के बावजूद आंटी जी की निधन संबंधी समस्त क्रियाएं अमेरिका और लखनऊ वाले बेटों के दबाव में आर्य समाजी पद्धति से मात्र 3 दिनों में ही पूर्ण कर दी गई थी। 13 दिनों तक चलने वाली बृहद क्रिया, और इसके लिए इनके पास बिल्कुल समय न था। बेटों के पास 3 दिन की क्रिया के सिवा 13 दिन की क्रिया के लिए समय का अभाव था। एक पुत्र और 2 पुत्रियों ने इस आर्य समाजी श्राद्ध पद्धति का विरोध भी किया था, पर कोई खास और जोर जबरदस्ती उन्होंने भी नहीं दिखाई थी।
जो अक्सर ग्रामीण परिवेश नहीं दिखाई थी, जो अक्सर ग्रामीण परिवास परिवेश वाले घरों में हम देखते रहते हैं। चंद्रा साहब नहीं चाहकर भी इस मामले में विवश बने रहे थे और 13 दिन का काम 3 दिनों में समाप्त हो गया था। कोई श्राद्ध के ही दिन, कोई दूसरे तीसरे दिन, अर्थात सप्ताह लगते लगते सारा का सारा घर खाली हो गया था। क्या बेटा, क्या बहू, क्या बेटी, क्या दामाद। चंद्रा साहब बताते हैं, लखनऊ वाले बेटा और बहू के ने साथ चलने के लिए सबसे अधिक जिद भी की थी। जब श्राद्ध हो गया तो लखनऊ वाले बेटा और बहू ने जिद भी की थी कि पापा मेरे साथ चलिए। बाकी कहा तो सबों ने था, पापा अब मम्मी तो रही नहीं, यहाँ अकेले किसके भरोसे रहिएगा, चलिए हमारे साथ, यहाँ क्या कीजिएगा। चंद्रा साहब ने सबों को एक ही जवाब दिया था, अभी घर अकेले छोड़ने का समय नहीं है, अभी घर अकेला छोड़ने का समय नहीं है। आप लोग अपना अपना काम कीजिए, मैं सब कुछ समय बाद आपके पास आ जाऊंगा। क्या करूंगा यहाँ अकेला रहकर, मन नहीं भी लगे तो लगाना तो है ही ना। अब आप सबके साथ खाना बदोश बनकर कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे, कहाँ कहाँ घूमते चलेंगे। बड़ी बेटी इस खाना बदोश शब्द पर बिफर पड़ी थी। नहीं पापा जी, नहीं, यह शब्द आप इस बड़ी बेटी के जीते जी मुंह से मत निकालिए, मैं अकेली काफ़ी हूँ आपकी सेवा संभाल के लिए। उन्होंने कहा कि खाना बदोश की तरह कहाँ कहाँ घूमूंगा। तो बड़ी बेटी बिफर पड़ी थी। बड़ी बहन की इस बात का लगभग उपस्थित सभी संतानों ने समर्थन किया था। पापा जी, 4 बेटा और दोनों बेटियों का घर आपका ही तो बनाया हुआ है, यहाँ भूल भी जाइए तो आधा दर्जन घर के आप मालिक हैं। इस घर को भूल भी जाइए तो आधा दर्जन घर के आप मालिक हैं, जहाँ चाहिए आराम से रहिए। बच्चों की इन बातों से बिलबिलाकर रो पड़े थे चंद्रा साहब। मालिक मालिक तो हम क्या होंगे, जहाँ के मालिक हम थे वहाँ का मालिक भगवान ने रहने ही नहीं दिया। बिना मालकिन अब मालिक कैसा। हूँ 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 झरझर आंखों से रो पड़े थे चंद्रा साहब। काफी समझाने बुझाने पर भावना का प्रवाह रुका था। खैर, भावना संवेदना का प्रवाह टला, धीरे धीरे सारे अपने अपने घर लौट गए। इस घर में रह गए सिर्फ और सिर्फ चंद्रा साहब। अब उन्होंने अपने सेवक एकराम को सपरिवार यहीं रहने का इंतजाम बना दिया था। उनका एक सेवक था एकराम, एकराम को सपरिवार यहीं रहने का इंतजाम बना दिया था। घर के अहाते से जुड़े आउट हाउस में भोजन भात से लेकर साफ सफाई और दिन रात देख रेख की सारी जवाबदेही अब एकराम पर थी। एकराम भी आरंभ से ही चंद्रा साहब से जुड़ा रहा था। पहले तो ड्राइवरी संभाली और धीरे धीरे अब घर गृहस्थी की पूरी जवाबदेही ही उसी के जिम्मे। उसका अपना पैतृक कमरा भी उसी मोहल्ले में था। इस बीच में कभी अकेला तो कभी परिवार वालों के साथ तो कभी सीलू के साथ आता जाता रहा। निहायत औपचारिक बातचीत के अलावा चंद्रा साहब इन दिनों चुपचाप अधिक रहने लगे थे। जब तक पत्नी थी तब तक तो बड़े मुस्कुराते हंसते थे, और जब पत्नी गुजर गई तो भाव आया कि जब मालकिन नहीं तो इस घर का मैं मालिक कैसा। और सच में धीरे धीरे वो बोलना चालना कम कर दिए थे। कुछ महीनों के बाद एक दिन पता चला चंद्रा साहब बड़े बेटे के पास लखनऊ गए हुए हैं। कुछ दिनों के बाद पता चला चंद्रा साहब बड़े बेटे के पास लखनऊ गए हुए हैं। बारंबार की खोज खबर पर एक राम बस इतना बताया, साहब लखनऊ से दिल्ली चले गए हैं, फिर दिल्ली से बेंगलोर चले गए हैं। करीब 2 माह गुजर गए। एक दिन एक राम ने बताया, साहब का मन कहीं नहीं लग रहा है बाबू, रोज रात में साहब का फोन आता है तो घंटों हमसे बतियाते रह जाते हैं। फला के घर बच्चे ऐसे हैं, फला की बहू ऐसी है, फला दामाद को बस अपनी प्रैक्टिस और मरीजों से मतलब है। समझिए साहब, हफ्ता 10 दिन में आने ही वाले हैं। इकराम ने बताया कि सबों के यहाँ घूम तो लिए मगर उनका दिल का अवसाद और उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। बस समझ लीजिए कि हफ्ता 10 दिन में साहब आने ही वाले हैं। हमसे रहा नहीं गया। बेंगलोर का फ़ोन नंबर लेके हमने एक रोज़ रात में टेलीफोन बूथ से बात की। हाँ हेलो, हम हजारीबाग से बोल रहे हैं, चंद्रा साहब से बात होगी? जी जी, वेट कीजिए, फ़ोन दे रही हूँ। शायद फ़ोन उनकी बहू ने उठाया था। करीब 2 मिनट की प्रतीक्षा के बाद चंद्रा साहब की आवाज़ उधर से आई थी। जी कौन? मैं अंकल सीलू के पापा। अच्छा अच्छा, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? आपकी बहुत याद आ रही है। आप कैसे हैं? अरे भाई, हमारा क्या, बस समझिए इस डाल से उस डाल,
इस डाल से उस डाल समय काट रहे हैं, कहीं भी मन नहीं लग रहा, बस जल्दी ही आ रहा हूँ। हजारीबाग तो सब विस्तार से बताऊंगा, यहाँ से क्या क्या हाल सुनाऊं, बस समझिए नए सिरे से जीना सीख रहा हूँ। उधर से चंद्रा साहब ने कहा था, ठीक है अंकल, आइए तो बात करते हैं। हमने कहा था, ये औपचारिक बातें हुई। करीब हफ्ते भर बाद चंद्रा साहब उधर से लौटने के बाद हमारे घर आ गए थे। सीलू और घर वालों के साथ थोड़ी देर वक्त गुजार कर चले गए थे। मैं घर पर ही था, पर आने पर सीलू ने सब कुछ बताया और यह भी बताया, पापा मूछ वाले दादाजी तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहे थे। बेटी ने बताया कि मूछ वाले दादाजी तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहे थे। कुछ ही महीने में उनका चेहरा एकदम सूख कर कांटा हो गया है, मूछें अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दादाजी पर आपसे मिलें तो कहिएगा। और हाँ पापा जानते हैं एक बात और, दादाजी को शुगर की बीमारी भी हो गई है। चाय पीना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती की तो बिना चीनी वाली फीकी चाय पी। कहते थे दादाजी इन्हें सारा रोग बीमारी देख कहते थे दादाजी कि दादी जी ने उन्हें सारा रोग बीमारी देकर चली गई हैं। पापा उनको देखते रहिएगा, हमको तो वो एकदम से अच्छे नहीं लग रहे थे, कहीं कुछ हो न जाए। हमारी बेटी की संवेदना थी। सीलू की इन बातों ने मन को बेचैन कर दिया था। दूसरे ही दिन शाम को ऑफिस से लौटते वक्त चंद्रा साहब के घर जा पहुंचा था। चंद्रा साहब आराम कुर्सी में लेटे लेटे सो रहे थे। उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द एकराम की पाली हुई मुर्गियां, कुछ बच्चे गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। अब तो अपना परिवार था नहीं, वही एकराम के बच्चे और एकराम की पाली हुई मुर्गियां उनके घर का रौनक बढ़ा रही थी, जो हमारे पहुंचते ही भाग खड़े हुए थे। नमस्ते बंदगी के बाद भी वे खामोश कुर्सी पर लेटे ही रहे थे। सन्नाटा तोड़ते हुए हमने ही प्रश्न किया था, अंकल कैसा सफर रहा? उन्होंने धीमे से कहा था, अरे यार सफर सफर नहीं है, अगर आज के जमाने में अपना हम सफर नहीं है। अरे यार सफर सफर नहीं है, अगर इस जमाने में अपना हम सफर नहीं है। बस देख ही रहे हो शरीर कितना सुख चैन में रहा हूं। हाँ सो तो देख, हाँ तो सो तो दिखाई दे रहा है, हमने कहा था। इस पर वे पुनः बोल पड़े थे, जो दिखाई दे रहा है सो तो है ही, जो दिखाई दे रहा है सो तो है ही, जो कोई नहीं देख सकता, न बेटे न बहू न नाती न पोते न बेटी न दामाद, वो तो हमें ही देखना है और हमें ही झेलना है। घुट घुट कर क्या क्या बतावें, किस किस को बताएं फिरें, बस मान लो भाई अब अंकल को इसी प्रकार मर मर कर जीना है। बस समझ लो भाई कि अंकल को मर मर कर इसी तरह जीना है। नहीं अंकल ऐसा मत कहिए, हमने कहा था। इस पर चंद्रा साहब पुनः बोलने लगे थे, पूरे भरे पूरे घर में अंकल घूम घूम कर रह रह कर आए हैं। सब बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, सारे बच्चे बड़े बड़े वो लोग हो चुके हैं। सब के सब अपने अपने काम में अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। इस बूढ़े के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, सब बड़े हो गए हैं, इस बूढ़े के लिए उनके पास कहीं कोई जगह नहीं है। और मैं लाचार बनकर कहीं जगह बनाना चाहता भी नहीं हूँ। जब उनको हमारी चिंता नहीं तो हम भी लाचार बनकर कहीं जीना चाहते नहीं हैं। किसी की मिल्कियत में जीने का कभी अभ्यास भी नहीं रहा। एक प्याली चाय के लिए बहु बेटियों की प्रतीक्षा, एक प्याली चाय के लिए बहु बेटियों की प्रतीक्षा और उनकी मनोदशा देखकर चाय की फरमाइश अपने वश का नहीं है भाई। इन बड़े बड़े ओहदेदार बहु बेटियों के घर रहने से तो लाख गुना अच्छा है यह अपना घर। जहां तुम्हारी आंटी नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें तो हमेशा हैं। उससे अच्छा तो ये अपना घर है। जहां आंटी नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें तो हमेशा है। किसी और का भरोसा तो नहीं है, कोई मान अपमान सम्मान का खतरा तो नहीं है। आज के नामी और बड़े बन आए आज के नामी और बड़े बन आए इन बेटे बहुओं के पास उन महानगरों में रहने से लाख गुना अच्छा है यह अपना गांव नुमा शहर, जहां आप जैसे पराए हैं, जहां आप जैसे पराए तो हैं जो अंकल की खोज खबर रखते हैं। उन बड़े महानगरों से अच्छा है यह गांव नुमा शहर, जहां आप जैसे पराए भी अंकल की खोज खबर रखते हैं। वहां तो दिन से रात तक
में किसी को किसी के लिए किसी तरह का समय नहीं है। जहाँ भावना नहीं, वैसी जगहों पर कोई कितने दिन रह सकता है। यह उनकी संवेदना उमड़ पड़ी थी। नहीं नहीं अंकल, दिलासा रखिए, हम सब के सब आपसे बाहर नहीं हैं। हम सब के सब आपसे बाहर नहीं हैं। जब चाहिए याद करके तो देखिए, हमने कहा था। फिर थोड़ी देर ठहर कर वहाँ से लौट आया था। लगा था अंकल जी चाहे जितने दिन जिन जिन भी शहरों में अपनी संतानों के पास रहे थे, उनके दिल का अवसाद नहीं मिटा था। जिन जिन शहरों में जिन संतानों के पास रहे थे, उनके दिल का अवसाद नहीं मिटा था। हाँ, बढ़ा जरूर था अवसाद। आज महानगरों में किसके पास इतनी फुर्सत है कि वह बड़े बूढ़ों के साथ, माता पिता के साथ उनका दुख सुख साझा करे। कस्बे नुमा शहर या गांव, वहाँ थोड़े न हैं। सुबह शाम लोग बाग पास पड़ोस के 10-5 परिचितों के बीच हंस बोल बतियाकर समय गुजार लेते हैं। पार्क या बाग बगीचों में कोई कितनी देर तक समय काट सकता है। रहने के लिए तो घर लौटना ही पड़ता है। चंद्रा साहब के कथनानुसार महानगरों के घर अब घर नहीं हैं, पड़ाव हैं, जहां अलग अलग स्थानों पर नियमित क्रम से आने जाने वाली कमाऊ गाड़ियां सिर्फ रुकती हैं। अब महानगरों के घर घर नहीं हैं, बस पड़ाव की तरह हैं, जहां अलग अलग स्थानों पर जाने वाली गाड़ियां क्रम से यहां रुकती भर हैं और आवश्यक ईंधन पानी और मरम्मती सर्विसिंग यानी भोजन पानी के बाद निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। ऐसे में खटारा बूढ़ा बनकर कोई कितने देर गैरेज नुमा जिंदगी गुजार सकता है। ऐसे बस पड़ाव पर जहां लोग सिर्फ ईंधन पानी के लिए आते हों और निकल जाते हो, ऐसे इन खटारा गाड़ियों के लिए जो बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए कहाँ कोई जगह है। लंबे समय तक चंद्रा साहब इन्हीं परिस्थितियों से समझौता कर जीवन यापन करते रहे। कभी हजारीबाग तो कभी किसी संतान के आग्रह पर लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर, पुनः हजारीबाग में उनके मन लगने के पर्याप्त कारण थे। सुबह शाम झील के किनारे घूमते टहलते उनकी तरह के कई और संभ्रांत बुजुर्गों से उनकी मित्रता हो गई थी। हजारीबाग की झील 3 हिस्सों में विभक्त होकर हजारीबाग की रमणीयता को 4 चांद तो लगाती ही थी। बहुत सारे टूटे जूटे हृदय के लोगों का आश्रय स्थल भी है। झील और आसपास के रमणीय वृक्ष तथा पौधे किसी भी जोड़ा या बेजोड़ा आदमी के भीतर शांति और आत्मीयता का संचार करने के लिए काफ़ी थे। ऊपर से विभिन्न प्रकार के पक्षियों के कलरव हलचल जन्य साहचर्य में मन तो भूला ही जाता था। चंद्रा साहब से यहाँ कभी कभार भेंट भी हो जाती थी। झील के किनारे पुलिया के मुंडेर पर चंद्रा साहब 5-6 हम उम्र बुजुर्गों के साथ बैठे होते थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाती थी। मैं कार्यालय से लौट रहा था। शायद याद है उन्होंने अपने साथियों से हमारा परिचय कराया था। ये हैं रामनिवास शर्मा, अवकाश प्राप्त जज। इनका बेटा अभी कैलिफोर्निया में है। ये स्वरूप चंद साहब हैं, शहर के नामी फर्म के मालिक हैं। कारोबार है, अब बच्चे संभालते हैं। ये हैं रामावतार लाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। इनके बच्चे भी बाहर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पति पत्नी अपने पैतृक घर में रहते हैं। अपने मित्रों से परिचय कराया था और बच्चे छुट्टियों में आते जाते रहते हैं। झील पर परिचय कराया अपने उन हम उम्र मित्रों से। जी नमस्ते नमस्ते हमने कहा था। अरे नहीं भाई, जल्दी काहे कर रहे हो, इनसे मिलो। भरत जी हैं, बेटा और बेटी दोनों दिल्ली में डॉक्टर हैं। और ये हैं मेहरा साहब, सिन्हा जी, लक्ष्मी गुप्ता जी। इन सब के बच्चे कहीं न कहीं महानगरों में हैं। हम सब शाम 3 से 5 बजे तक अब यहीं मिलते बैठते हैं। जो घूमना चाहे थोड़ा बहुत घूमता टहलता है, फिर यहीं बैठकर गप्पे जमती हैं। मैं था तो घर लौटने की जल्दी में, पर एक साथ इतने सम्माननीय बुजुर्गों को देखकर बैठ गया। गाड़ी पास में खड़ी कर करीब घंटे भर तक सबों से बातें होते रही। हर बुजुर्ग एकाकीपन को दूर करने यहाँ आया हुआ था। हर बुजुर्ग अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए यहाँ आया हुआ था। लगभग सबों के बीच एक समस्या सामान्य थी, बेटा या बेटी का घर से दूर जा बसना। सिर्फ पति पत्नी का इस उम्र में घर पर अकेले रहना भारी पड़ रहा था। पास बैठे सिन्हा जी, जो हाल ही में बेटे के पास पूना से लौट कर आए थे, कहने लगे, हम बुजुर्गों के लिए पूना जैसे शहर और उस पर भी अपार्टमेंट कल्चर में 12-18 तल्ले पर
घर में अकेले बैठे रहना संभव नहीं है। हमने तो इस बार बेटे को कह दिया है, बेटा अब हमसे यहाँ आना जाना रहना तीनों संभव नहीं है। जब मन करे मिलने आना या मत आना, अब हमसे आने जाने की उम्मीद मत रखना। हाँ भाई साहब, साफ साफ कहना पड़ा, क्या करते। सिन्हा जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भरत बाबू बोलने लगे थे, ये परदेसी पूत लोग जीते जी माता पिता को दवा पानी तो नहीं खिला पाते, मरने पर भी 2-4 दिन बर्फ वाली सिल्ली पर धक्का खिलाते हैं। हम ही लोग अच्छे थे, थोड़ा कम में जी लिए, पर माए बाप घर परिवार से बहुत दूर नहीं हुए। सिन्हा जी की इन बातों का करारा जवाब दिया था गुप्ता जी ने। भाई कौन कहा था हम दो हमारे दो, भाई कौन कहा था हम दो हमारे दो का पालन करने। आज हर आदमी एक बेटा एक बेटी पैदा करने वाला परेशान है। ऐसा दिन नहीं देखना पड़े, इसलिए तो बुजुर्ग घर में बच्चों की संख्या सीमित नहीं करते थे। 2 कमाने बाहर गए भी तो 1-2 घर परिवार देखते थे। बेटा एक ही पैदा किए तो रोना तो पड़ेगा ही न सर जी। सबों की बात चुपचाप सुन रहे चंद्रा साहब आज थोड़ा अस्वस्थ थे, फिर भी बातों का जवाब दिए बगैर न रह सके। सब गणित फेल है, सब गणित फेल है। हमारे तो 4 बेटे और 2 बेटी हैं, सब के सब पद प्रतिष्ठा में एक से बढ़कर एक, पर किस काम का। किसी एक के घर 10-5 दिन काटना मुश्किल लगने लगता है। सब एक से एक हैं, पर किसी एक के घर 10-5 दिन काटना मुश्किल लगने लगता है। न मान न प्रतिष्ठा, न देने के लिए समय। इन बुजुर्गों को देने के लिए न मान न सम्मान और न देने के लिए प्रतिष्ठा। पत्नी के साथ जाता था तो दिन किसी तरह काट भी लेता था, और अब बिना पत्नी के तो हर बेटा बेटी का घर लगता है काटने दौड़ता है। ये चंद्रा साहब का दर्द था। विदेशी बेटा के पास जाओगे तो बहू पति से चुपके चुपके कहेगी, जब तक बाबूजी यहाँ हैं तब तक मैं मायके से हो आती हूँ। विदेशी बेटा बहू के पास जाओगे तो बहू पति से चुपके चुपके कहेगी, जब तक बाबूजी यहाँ हैं तब तक मैं मायके से हो आती हूँ। वर्मा जी की इस बात पर सब एक बात हंस पड़े थे। हंसी के बीच में ही गंभीर होकर चंद्रा साहब बोलने लगे, हम तो कहते हैं भगवान हमको एक बेटा और काहे नहीं दिया। हंसी के बीच ही गंभीर होकर चंद्रा साहब बोलने लगे, हम तो कहते हैं भगवान हमको एक बेटा और काहे नहीं दिया, जो सिपाही होता, मास्टर होता, थोड़ा कमजोर होता, पर मेरा बेटा मेरे पास होता। काश एक बेटा और होता, जो सिपाही होता, मास्टर होता, थोड़ा कमजोर होता, पर मेरे पास होता। हमारी सारी संपत्ति आज इन बड़े बड़े हो गए, हमारी सारी संपत्ति बड़े बड़े हो गए, बेटी बेटियों के लिए बेकार हो गई है। भगवान बेटा या बेटी जो दे, पर इन बच्चों को बड़ा आदमी बनाने से पहले आदमी बनाकर भेजे। इन बच्चों को बड़ा आदमी बनाने से पहले आदमी बनाकर भेजे। पर आज तो हर तरफ मशीन बनने की मारा मारी है। लगता है भगवान के साथ साथ समाज का भी माथा फिर गया है। लोग किस चीज़ के पीछे हैं और कहाँ भागे जा रहे हैं किसी को पता नहीं। लोग किस चीज़ के पीछे और कहाँ भागे जा रहे हैं किसी को पता नहीं। बस भागे जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे किसी को कुछ पता नहीं। इतना कहते कहते चंद्रा साहब वहाँ से उठकर चलने लगे थे। पास खड़ी उनकी गाड़ी, जहाँ ड्राइवर एकराम पहले से घर चलने का इंतजार कर रहा था, सवार होकर चल दिए। अचानक उठे और गाड़ी पर बैठकर चल दिए। धीरे धीरे और सब बुजुर्ग भी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। महीनों गुजरने के बाद एक रोज महीनों गुजर जाने के बाद एक रोज बेटी सीलू को चंद्रा साहब दादाजी की याद आई। दिन रविवार की छुट्टी का था। हम दोनों चंद्रा साहब के घर पहुंचे तो गेट के पास ही कदम ठिठक गए। बेटी के कहने पर मैं चंद्रा साहब के घर गया तो गेट पर ही जाकर कदम ठिठक गए। यहाँ तो बच्चों के एक प्राइवेट स्कूल का भारी भरकम बोर्ड लगा हुआ था। चंद्रा साहब का घर अब घर नहीं था, उसके सामने बच्चों के एक प्ले स्कूल का भारी भरकम बोर्ड लगा हुआ था, रोजबर्ड पब्लिक स्कूल। माथा ठनका, ये क्या हो गया। खैर गेट पर ही खड़े
एक दरवान से पूछने पर पता चला कि अब चंद्रा साहब यहाँ नहीं रहते हैं। पता चला चंद्रा साहब अब यहाँ नहीं रहते हैं, घर बेचकर कहीं बाहर जा बसे हैं। गेट कीपर ने कहा कि चंद्रा साहब अब यहाँ नहीं रहते हैं, घर बेचकर कहीं बाहर जा बसे हैं। फिर उनके निजी सेवक एकराम के बारे में पता चला। वह स्कूल की गाड़ी तो चलाता है पर रहता है अब अपने घर पर। यहाँ अब नहीं रहता है, अपने घर पर रहता है, स्कूल की गाड़ी जरूर चलाता है। हम दोनों पिता पुत्री हैरान तेजी से घर का पता पूछते हुए एकराम ड्राइवर के घर पहुंचे, जो पास ही में था। संयोग से एकराम घर पर ही था। उसने आदर सहित अपने घर में हमें बिठाकर जो बतलाया वह कुछ इस प्रकार है। साहब हाल के महीनों में बेटों के घर से पुनः लौट कर आने के बाद से काफी परेशान परेशान रह रहे थे। साहब हाल के महीनों में बेटों के घर से पुनः लौट कर आने के बाद से काफी परेशान परेशान से रह रहे थे कि अचानक उन्होंने घर बेचने का मन बना लिया। घर बेचने का मन बना लिया। बगल के माउंट लिटेरा स्कूल वाले मालिक का कोई रिश्तेदार स्कूल खोलने के लिए घर और पूरा परिसर खरीदने के लिए तैयार हो गया। साहब घर बार स्कूल वाले को देकर हरिद्वार बसने के लिए चले गए। हमारे लिए 10 लाख में एक छोटा सा घर भी खरीद कर गए हैं। पूरा घर उस स्कूल वाले को देकर हमारे लिए एक 10 लाख का छोटा सा घर भी खरीद कर गए हैं। एकराम के प्रति उनका स्नेह देखिए। साथ ही स्कूल में ड्राइवर की नौकरी भी वही लगवाते गए हैं। घर तो बेच ही दिया, एकराम के लिए घर का इंतजाम कर दिया और उसकी नौकरी भी पक्की करवा दी कि घर तो ले रहे हो भाई, स्कूल खोलोगे तो उसमें ड्राइवर मेरा एकराम रहेगा। यह बेटे का फर्ज किया है। साहब घर बार स्कूल वाले को देकर हरिद्वार बसने के लिए चले गए हैं। हमारे लिए 10 लाख में एक छोटा सा घर भी वही खरीद कर गए हैं। साथ ही स्कूल में ड्राइवर की नौकरी भी वही लगवाते गए हैं। साहब तो लगता है अंतिम संस्कार में मालकिन के अभाव में पगला गए थे। साहब तो लगता है अंतिम समय में मालकिन के अभाव में पगला से गए थे। बेटा बेटी का नाम तक सुनने से चिढ़ते थे। बेटा बेटी का नाम तक सुनने से चिढ़ते थे। कभी सीलू तो कभी मैं बारी बारी से प्रश्न करता रहा, पर एकराम जो जानता था वह बस इतना था। साहब को अपना देसी विदेशी बेटा बेटी से जो उम्मीद थी, साहब को अपना देसी विदेशी बेटा बेटी से जो उम्मीद थी, जो भरोसा था, वह कभी और कहीं नहीं मिला। सो साहब निराश होकर हरिद्वार गंगा किनारे बसने चले गए हैं। सो निराश होकर साहब हरिद्वार गंगा किनारे बसने चले गए और अपना पता तक किसी को नहीं दिया है। हरिद्वार गंगा किनारे बसने चले गए हैं और अपना पता तक किसी को नहीं दिया है। हाँ, जाते जाते इतना जरूर बताते गए हैं कि अपना सारा धन वह किसी धर्मशाला में जमा करके वहीं आराम से राम राम करेंगे। अपना सारा धन वहीं किसी धर्मशाला में जमा करके वहीं आराम से राम राम करेंगे। जीवन के बाद भी बेटों को कोई कष्ट नहीं होने देंगे और न खुद ही कष्ट सहेंगे। न बेटों को कोई कष्ट होने देंगे और न खुद ही कष्ट सहेंगे। कहानी यही समाप्त होती है। एक बुजुर्ग अंत में यह निर्णय लेता है कि बार बार इन बेटे बेटियों के पास जाना और उनकी मर्जी के अनुसार जीने से बेहतर है कि हम अपनी मर्जी की जिए। अपनी सारी संपत्ति हरिद्वार के एक धर्मशाले में देकर गुमनाम जिंदगी जीने के लिए चले जाते हैं। कम से कम चैन से राम राम तो कर सकेंगे। अपने बच्चों को न जीते जी परेशान करेंगे और न मरने के बाद परेशान करेंगे। हाँ, एकराम ने उनके साथ जो फर्ज किया था उसको उन्होंने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और एक दर्द लेकर मरे, जिए, बता नहीं सकता। एक दर्द उनके सीने में जो मैंने देखा था करीब से कि ये 6 संतानें तो हुई जो सब बड़े बड़े हो गए। काश एक और बेटा होता जो इतना बड़ा नहीं होता कि हमसे दूर चला जाता, हमारे पास होता, हमारे हृदय में होता, हमारे साथ होता, हमारे बुढ़ापे का सहारा होता। काश एक बेटा और होता। यह एक बोल्ड बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग की कहानी है जिसके अंदर संवेदना भी है, भावना भी है। मगर
आज युग का जो दंश है वह भी उससे बाहर नहीं है। मगर चंद्रा साहब आज जहाँ कहीं भी हों, उनकी और अपने बीच में पनपी हुई यह कहानी आपको सुनाकर काफ़ी प्रसन्न हूँ। समाज इन कष्टों से कैसे निजात पाएगा? भारत भावना का देश है, जहाँ माता पिता को हम भगवान मानते थे। ऐसे देश में जहाँ माता पिता अपने सर्वस्व लगा देते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं हमको बड़ा आदमी बनाने के लिए, और हम इतने बड़े आदमी बन जाते हैं कि उसमें माता पिता ही छोटे हो जाते हैं। हम उनको भूल जाते हैं, हम उनके लिए गिद्ध और कौवे बन जाते हैं, उनको नोच कर भाग जाते हैं। और हम जिस व्यवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, इशारा करती हुई ये कहानी, काश एक बेटा और होता, आज के समाज को अगर कहीं कोई प्रेरणा दे सके, कोई दृश्य अपने हृदय की संवेदना को जगा सके, तो मैं समझूंगा ये कहानी सफल थी। विश्वास है मैं अपनी स्वरचित कहानी काश एक बेटा और सुनाकर काफ़ी प्रसन्न हूँ। विश्वास है आप इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस कहानी को उचित लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि समाज में कोई जागृति आ सके, हम फिर खड़े हो सकें अपने बुजुर्गों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुबोध सिंह शिवगीत आज यह कहानी आपको सौंपता है आपके मंतव्य के लिए। क्या ऐसी कहानियाँ समाज के लिए आज जरूरी हैं? वृद्ध विमर्श का दौर चल रहा है, वृद्धों की चिंता लोग कर रहे हैं। हमारी 2 कहानियाँ हमने लगातार आपको सुनाई, जो आज के बुजुर्गों की जो मनोदशा है उसका चित्रण करती हुई कहानी है। चूँकि ये मेरी अपनी कहानी है, बहुत सारी समीक्षा मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर आपके विचार का मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।